अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज एनसीए सीरीज़ में हमारा जो टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसके कितने टाइप्स हैं और क्यों ये सेल के लिए ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा के नाम जाहिर कर रहा है एंडोप्लाज्मिक, ये तीन अल्फाज से निकला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, प्लाज्मिक का मतलब साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म और रेटिकुलम का मतलब नेटवर्क। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक नेटवर्क की शक्ल में ट्यूब्स, सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स और उसके साथ साथ वेसिकल का एक कलेक्शन है। ये एक इसलिए से इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं कि इसमें सिस्टर्नी मेम्ब्रेन्स जो ट्यूब्स लाइक अपीयरेंस शो कर लेते हैं, उसके साथ उनके वेसिकल्स और मेम्ब्रेन सारे मिलकर, ट्यूब लाइक मेम्ब्रेन मिलकर ये एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। ये तो वर्ड इसके नाम की डेफिनेशन। अब आते हैं बाय डेफिनेशन क्या है। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी या फ्लूइड फिल्ड membranes that makes channels or canal like appearance। ये तो थी इसकी डेफिनेशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब अगर हम देख लें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास सिर्फ प्रोकैरियोटिक सेल में एब्सेंट होते, सिर्फ यूकैरियोटिक में होते, क्योंकि आप जानते हो कि प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेलीज, मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी हमारे पास सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, इनकी असल में फॉर्मेशन किस तरह होती है, किस तरह बनते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट्स देख लें, आप जानते हो कि हमारे पास न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के दो मेम्ब्रेन्स होते हैं, एक इसका आउटर मेम्ब्रेन और एक इसका इनर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है उनके दरमियान एक स्पेस होता है जिसको पेरी न्यूक्लियस स्पेस कहते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसी पेरी न्यूक्लियस स्पेस का एक तसलसल है। यानी पेरी न्यूक्लियस स्पेस तो वो गए दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस है, तो यहां पे तो उसका नाम पेरी न्यूक्लियस स्पेस होगा। लेकिन यही पेरी न्यूक्लियस स्पेस जब एक्सटेंड हो जाती है और साइटोप्लाज्म में एक नेटवर्क की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं, तो फिर ये बना लेती हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन को, और ये फिर एक्सटेंड होती चली जाती है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाजों का प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैली हुई एक नेटवर्क का एक सिलसिला होता है। तो यहीं से इसकी आगाज होती है, किसी और जगह से नहीं बनते। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास जो पेरी न्यूक्लियस स्पेस से इसका एक कंटिन्यूटी है, और ये आकर फिर हमारे पास दो फॉर्म में तब्दील हो जाती हैं। एक वो होता है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है, और एक वो होता है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते। तो जिसके साथ राइबोसोम अटैच होता है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होते तो वो हमारे लिए स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता चल चुका होगा कि ये असल में यही पेरी न्यूक्लियस स्पेस का तसलसल ही है। तो स्टूडेंट्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो फॉर्मेशन होती है, जिस तरह बता दिया कि वो एक्सटेंशन ऑफ द पेरी न्यूक्लियस स्पेसेस हैं और वो ल्यूमन बना लेता है। तो बता दिया कि द एक्सटेंशन ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये तो इसकी फॉर्मेशन हो गई। अब आते हैं इसके, जिस तरह बता दिया कि इसके फिर दो टाइप से, एक वो होता है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होता है तो उसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, और एक वो होता है जिसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच नहीं है हमारे पास राइबोसोम्स, तो वो बना लेता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप देख लें कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से शुरू होकर यहां पे आ जाते हैं, और फिर अगर ये एक्सटेंड होके होके स्मूथ तक फैले हुए होते हैं साइटोप्लाज्म में। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को
अब हमने समझा कि इसके साथ राइबोसोम्स कहाँ पे अटैच होते हैं, किस तरह अटैच होते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ कि ये हमारे पास जो मेम्ब्रेन है, सिस्टर्नी है, इसके साथ जगह जगह पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अगर आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हो जाते हैं राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स किस तरह अटैच हो जाते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि एक चीज को अटैचमेंट के लिए एक रिसेप्टर साइट चाहिए। तो हमारे पास जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन है, इसके मेम्ब्रेन पे हमारे पास एक स्पेशल ग्लाइकोप्रोटीन होता है और यही ग्लाइकोप्रोटीन एक्ट एज रिसेप्टर साइट फॉर, किसके लिए, रिसेप्टर साइट फॉर राइबोसोम्स। और इस रिसेप्टर साइट का, जिस तरह मैंने बता दिया कि ये एक प्रोटीन है, इसका नाम दो तरह का हो सकता है। एक तो जनरली हम इसको ग्लाइकोप्रोटीन कह सकते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो नाम है वो है राइबोफोरीन प्रोटीन। राइबोफोरीन प्रोटीन वो असल में ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि एक बाइंडिंग रिसेप्टर साइट प्रोवाइड कर लेता है राइबोसोम्स के लिए। तो बीइंग राइबोसोम अटैचमेंट अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक वाज़ेह फंक्शन हमारे साथ क्लियर हो जाती है और वो है प्रोटीन सिंथेसिस। तो किस तरह प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, क्योंकि आप जानते हो स्टूडेंट्स कि पहले mRNA आएगी ट्रांसक्रिप्शन की शक्ल में और फिर वही मैसेंजर आरएनए जैसी आ जाती है। अब देख लें कुदरत ने इसको अटैच इस तरह कर दिया है कि जैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म हो जाता है और ल्यूमेन आफ्टर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाते हैं, वही रफ का शुरू हो जाता है इसके साथ राइबोसोम। तो यहाँ पे वो फौरन उस मैसेंजर आरएनए को कैप्चर करवा कर वो राइबोसोम्स के साथ अटैच करवा कर यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस, ट्रांसलेशन शुरू कर लेते हैं। तो इस वजह से प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब यहाँ पे जो प्रोटीन सिंथेसिस होगी इसी राइबोसोम्स ही की वजह से पॉसिबल है। अब किस तरह के प्रोटीन्स बनते हैं आप जानते हो स्टूडेंट्स, वहीं पे ट्रांसलेशन होता है और ट्रांसलेशन के नतीजे में हमारे पास प्रोटीन बनता रहता है। अब ये जो प्रोटीन होंगे ये फिर हमारे पास मुख्तलिफ रोल प्ले कर लेते हैं। यहीं पे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना लेता है, प्रोटीन बनने के बाद वो इस ल्यूमन से एक खास चैनल्स प्रोटीन के थ्रू फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन से बाहर चला जाता है अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करने के लिए कि किस तरह का प्रोटीन बन जाता है। यहाँ पे एक और काम और एक फंक्शन मेंशन करना मैं जरूर समझता हूं, यही है कि एक तो प्रोटीन बना लेता है, दूसरा उस प्रोटीन को ये ट्रांसफॉर्म भी कर लेती हैं और इसको मॉडिफाइड भी कर लेता है और उसी मॉडिफिकेशन का प्रोसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमन ही में हो सकता है और हो जाता है, क्योंकि इसके ल्यूमन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हमारे पास मौजूद होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मसलन आप कहोगे किस तरह यहाँ पे इनकी जो प्रोटीन बन गई, तो इस प्रोटीन को यहाँ पे उसके साथ कभी कभी ग्लाइको प्रोटीन की शक्ल वो इख्तियार कर लेते हैं, उसके साथ साथ इसी प्रोटीन के कुछ अमाइन ग्रुप के साथ कार्बोहाइड्रेट्स को अटैच करवाया जाता है। तो यहाँ पे इनकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन भी हो जाती है और वो प्रोटीन फिर यहाँ से मुख्तलिफ रोल प्ले करता हुआ साइटोप्लाज्म में चला जाता है या साइटोप्लाज्म में चला जाएगा या साइटोप्लाज्म के साथ साथ दूसरे लाइसोसोम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का इंपॉर्टेंट रोल होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो रोल है वो लिपिड सिंथेसिस का होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? लिपिड सिंथेसिस। अब किस तरह लिपिड सिंथेसिस होती है तो यहाँ पे मैं वो एक्सप्लेन करवाने जा रहा हूँ। लिपिड सिंथेसिस, तो लिपिड सिंथेसिस हमारे पास स्टूडेंट्स किस तरह होता है? आप जानते हो कि जब कोई फैट आ जाता है, फैट्स, तो यहाँ पे इसका जो एसिटाइल ग्रुप होता है वो आकर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हिस्सा बन जाता है और यही एसिटाइल के साथ और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स मिलकर रिएक्शन करवा कर एसिटाइल को ए के साथ ग्लाइसिरोल वगैरह मिलाकर जो सेल्स होता है उसके ज़रूरत के मुताबिक वो लिपिड्स बनाता रहता है। क्योंकि आप जानते हो कि प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन वो मुख्तलिफ फॉर्म्स में लिपिड्स लेते हैं, उस फैट्स को फिर
प्लांट्स के ज़रूरत के मुताबिक किसी लिपिड्स में कन्वर्ट करना, ये फिर लिपिड्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक रोल होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वो डिटॉक्सिफिकेशन है। एज द नेम इंडिकेट, डिटॉक्सिफिकेशन के किसी चीज के जहरीलेपन को खत्म करना, इसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरीके से ड्रग्स को, अल्कोहल वगैरह को डिटॉक्सिफाई कर लेता है। जब कोई केमिकल आ जाता है, स्पेशली जो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये लिवर में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसके अलावा स्प्लीन वगैरह में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। तो लिवर वगैरह में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इनके पास कोई ड्रग आ जाता है तो ये उस ड्रग के साथ OH ग्रुप अटैच करवा कर उसको वाटर सॉल्युबल बना लेता है, और जब वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है तो फिर वो यूरिन के थ्रू जिस्म से बाहर निकल जाता है और वो स्टे नहीं कर पाता। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादातर इस तरह का एक रोल प्ले कर लेते हैं कि वो उनके साथ OH ग्रुप वगैरह अटैच करवा कर उनको फिर सेल से बाहर और बॉडी से बाहर निकालने में मददगार साबित हो जाता है, और उसको यूरिन के थ्रू वो वाटर सॉल्युबल होके यूरिन के थ्रू रिमूव हो जाता है बॉडी से। तो इस तरीके से वो जो ड्रग की टॉक्सिसिटी होती है या अल्कोहल वगैरह की टॉक्सिसिटी होती है, उससे जिस्म को बचा लेता है। ये तो हो गई स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन। तो ओवरऑल अगर हम देख लें, यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन हमारे पास वो प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन को मॉडिफाई करना और उसको एक ऐसे फॉर्म में लाना ताकि वो सेल का अपना एक रोल प्ले कर सके। अच्छा, यहाँ पे जिस तरह बता दिया कि रफ एंडोप्लाज्मिक जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो वही प्रोटीन फिर हमारे पास मुख्तलिफ रोल प्ले कर लेते हैं, या वही प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा होगा, या वो प्रोटीन हमारे पास सिक्रीटरी होगी, या वो प्रोटीन हमारे पास एंजाइमेटिक एक्शन रोल प्ले करेगी। जिस तरह के आप देख ले कि जो पेंक्रियाज हैं, तो पेंक्रियाज के जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं वो इसी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं, और फिर वो सिक्रीट होकर अपना एक रोल प्ले कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसी तरीके से जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं, ये सारे यहाँ पे बनते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन्स यहाँ पे बनते भी हैं, असम्बल भी होते हैं, और फिर यहाँ से वो चलकर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर मुख्तलिफ रोल प्ले कर सकते हैं। अच्छा, एक और काम जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के हैं, वो लाइसोसोम्स के जो एंजाइम्स हैं वो यहाँ पे भी बनते रहते हैं। जिस तरह मैंने स्टूडेंट्स बता दिया था कि एंडोप्लाज्मिक वेसिकल, तो यही वेसिकल फिर इससे सिक्रीट होके या तो लाइसोसोम्स की शक्ल में मैच्योर होंगे, और या गोल्जी बॉडीज के थ्रू पास होकर वो फिर सिक्रेटरी वेसिकल की शक्ल इख्तियार कर लेंगे। तो यहीं से हमारे पास जो पैंक्रियाजिक वगैरह जो एंजाइम्स या सिक्रीट करते हैं, वही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोडक्ट होता है। तो स्टूडेंट्स, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम डिटॉक्सिफिकेशन और लिपिड सिंथेसिस। अब आते हैं ओवरऑल फंक्शन, हम बता लेते हैं कि क्या ओवरऑल फंक्शन होते हैं बोथ स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो तो नंबर 1, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन, सेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट का काम यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म कर लेते हैं। दूसरा, बीइंग हैविंग राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, इनका एक मेन रोल होता है। तीसरा, लिपिड सिंथेसिस, जो मैंने एक्सप्लेन करवा दिया, ये इसका एक और फंक्शन होता है। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल्स, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड केमिकल, ये इसका एक और मेजर रोल होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर बनते रहते हैं, तो इसका जो रोल होता है वो है नर्व इम्पल्स के कंडक्शन में। नर्व इम्पल्स कंडक्शन, ये भी इंशाल्लाह हायर क्लास में पढ़ोगे, ये एक और रोल होता है। इसके अलावा स्पेशल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जिसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं,
वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास मसल्स कंट्रक्शन, इनका एक और रोल होता है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास कैल्शियम स्टोरेज, इसका एक मेन रोल होता है। तो यही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल्स कंट्रैक्शन लाते हैं जिस्म में। तो स्टूडेंट्स ये भी आप इंशाल्लाह हायर क्लास में पढ़ोगे। इसके अलावा ये बाजों का जिस तरह बता दिए कि स्प्रेड होते रहते हैं यहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की के तरफ, तो एक मैकेनिकल थोड़ा सा एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड कर लेते हैं किस चीज को, सेल को। तो ये ओवरऑल के जो कलेक्टिवली फंक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी। तो स्टूडेंट्स आप उम्मीद है आपको आज समझ आ चुका होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या, इसके दो टाइप्स क्या हैं और इन दोनों के मेन फंक्शंस क्या होते हैं। सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर गोल्जी बॉडीज और राइबोसोम्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।